नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जिस देश की रक्षा करने वाले जवान दुखी और पीड़ित रहते हों, वो देश कभी सुरक्षित और ऊर्जावान महसूस नहीं कर सकता। और इसीलिए आज हम देश के 9 लाख अर्धसैनिकों की पीड़ा और सिस्टम की नीयत का डीएनए टेस्ट करेंगे। बीएसएफ के एक जवान का वीडियो वायरल होने के बाद आज सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल का वीडियो भी देश की आंखों के सामने आया है। इस जवान ने भोजन को लेकर तो शिकायत नहीं की, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। कुछ ऐसी ही पीड़ा बीएसएफ के एक और जवान की भी है और इस जवान ने भी गृह मंत्रालय को 9 पन्नों की एक लंबी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में इस जवान ने खाने से लेकर कपड़े, रहने की सुविधा और ड्यूटी के घंटों पर कुछ चुभने वाले सवाल पूछे हैं। यानी पहले बीएसएफ के एक जवान का वीडियो वायरल हुआ, फिर सीआरपीएफ के एक और जवान का पुराना वीडियो चर्चा में आया और उसके बाद बीएसएफ के ही एक और जवान की चिट्ठी सामने आ गई। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। हमें इसकी जड़ में जाकर सच्चाई को ढूंढना ही होगा और इसीलिए आज डीएनए में अर्धसैनिक बलों की तकलीफ से भरे वर्तमान और सवालों से भरे भविष्य का विश्लेषण करना हम अपना फर्ज समझते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब मीडिया अपनी सीमाएं तोड़कर एजेंडे वाली पत्रकारिता करने लगता है तो फिर कैसे उसकी गरिमा घट जाती है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के कुछ मीडिया हाउसेस को आईना दिखा दिया है। ट्रंप ने 2 बड़े मीडिया हाउसेस को सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानित किया है। उन्होंने इन मीडिया संस्थानों के लिए फेक न्यूज और कूड़े के ढेर जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? इसका जवाब आज हम आपको देंगे और इस विश्लेषण का इंतजार करते हुए आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर ये भारत में हुआ होता, अगर भारत में भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति किसी मीडिया हाउस के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या होगा। ये नेताओं और मीडिया के टकराव से जुड़ा एक वीडियो विचार है जो आपको आज ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। इससे जुड़ी वैधानिक चेतावनी यह है कि यह खबर फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियंस को बुरी लग सकती है। इसके अलावा आज हम आपको समुद्र की गहराइयों में लेकर जाएंगे और वहां पर भारत की नई सबमरीन के बारे में बताएंगे। इस सबमरीन का नाम है आईएनएस खांदेरी। हमारी टीम ने आपके लिए मुंबई में नौसेना के मझगांव डॉक पर जाकर वहां से एक ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की है और आपने अपने मोबाइल फोन पर, अपनी कार में या फिर किसी दूसरे माध्यम से एफएम रेडियो जरूर सुना होगा और आपको एफएम रेडियो पसंद भी होगा। लेकिन आप ये जानकर आज हैरान हो जाएंगे कि 2017 की शुरुआत से एफएम रेडियो का अंत शुरू हो गया है। एफएम रेडियो की दुनिया में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसकी वजह से आज हम टेलीविजन पर एफएम रेडियो से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाएंगे और वो खबर यह है कि नॉर्वे ने अपने सभी एफएम रेडियो चैनल्स को बंद करने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या वजह है और कौन सा गणित है, ये आज हम आपको एक डीएनए टेस्ट के जरिए समझाएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बीएसएफ जवानों को घटिया खाना परोसे जाने की शिकायत पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो खुद सैनिकों के खाने की क्वालिटी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर घटिया खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर के नए आरोप सामने आए हैं। तेज बहादुर ने पत्नी को फोन करके दावा किया है उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। भी थोड़ा धमकाया जा रहा है कि वापस लो माफी मांगूंगा। एक बात ये कि मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले। खाने में खराबी को लेकर तेज बहादुर की शिकायत पर पीएमओ ने भी गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के बाद सीआरपीएफ कांस्टेबल जीत सिंह का वीडियो भी खबरों में है। जीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में सेना और सीआरपीएफ को मिलने वाली सुविधाओं के अंतर की शिकायत की है। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे के लिए कैंटीन न, हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आर्मी के लिए है सुविधाएं, भी सब सुविधा होनी चाहिए इसी नौकरी में।
जीत सिंह ने मांग उठाई है कि आर्मी की तरह सीआरपीएफ को भी छुट्टियां, पेंशन, मेडिकल और कैंटीन सुविधा मिलनी चाहिए। आरोपों पर सीआरपीएफ ने कहा है कि वीडियो करीब 3 महीने पुराना है, लेकिन अपनी बात रखने का तरीका ठीक नहीं है। हर एक आदमी अपने अपने बेटरमेंट के लिए मांगता है, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है, ताकि एवरीबॉडी इज स्पीकिंग अबाउट, एवरीबॉडी इज, दिस इज सिंसियरली, दिस इज अ प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी वांट्स अ बेटर लाइफ, बट दैट नीड नॉट बिकम एन इश्यू लाइक दिस। यूपी के मथुरा के रहने वाले जीत सिंह फिलहाल मणिपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। स्कॉर्पियन सीरीज की दूसरी पनडुब्बी खांदेरी को आज भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। एडवांस टेक्नोलॉजी वाली खांदेरी को मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में लॉन्च किया गया। Today the occasion of launching ceremony of Khanderi, the second of 6 Scorpion class submarine under series construction at MDL, is a symbol of capability of our great nation, a shining example of Make in India program. खांदेरी पानी के नीचे और सतह दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। साथ ही इससे टॉर्पीडो के अलावा ट्यूब से भी एंटी शिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। खांदेरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ तकनीक है। इस पनडुब्बी के 80% उपकरण भारत में तैयार किए गए हैं। फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बना रहा है। एलओसी पर रास्ता भटककर पाकिस्तान चले गए जवान चंदू चौहान की जल्द ही रिहाई हो सकती है। केंद्र सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी जांच पूरी कर ली है। They have admitted he is alive, he is there. They are about to complete the inquiry, and this is the first time they committed that very soon we will be releasing. सरकार ने कहा है कि डीजीएमओ स्तर पर चंदू की जल्द रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं। इस खबर के बाद चंदू के परिवार ने खुशी जताई है। मुझे आशा है मेरा पोता जल्द से जल्द भारत सरकार वापस लाएगा। सभी भारत सरकार का धन्यवाद। 29 सितंबर को पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चंदू गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। पाकिस्तानी सेना ने शुरुआत में चंदू के पकड़े जाने की बात मानने से इनकार कर दिया था। बीजेपी ने गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से पंजाब के लिए 17 जबकि गोवा के लिए 29 उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। पहली लिस्ट में पंजाब के मौजूदा 6 विधायकों को और गोवा में 18 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। बीजेपी की पहली लिस्ट में पंजाब में बीजेपी कोटे से 4 मौजूदा मंत्रियों का नाम नहीं है। बीजेपी इस बार भी पंजाब की 117 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गोवा में मौजूदा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सीएम कैंडिडेट होंगे या नहीं, बीजेपी ने इस पर कुछ साफ नहीं किया है। गोवा की हम लोगों ने अभी 29 सीटों को प्रत्याशियों का नाम चयनित किया है। भारत की कड़ी चेतावनी के बाद अमेज़न ने सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है। कहा है कि भारत के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए उसे खेद है। इसके साथ ही अमेज़न ने तिरंगे वाले डोरमैट्स अपने वेबसाइट से हटा लिए हैं। इससे नाराज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा था कि अमेज़न बिना शर्त माफी मांगे। तिरंगे का अपमान करने वाले प्रोडक्ट्स को तुरंत हटाना चाहिए। सुषमा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेज़न के किसी भी अधिकारी को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। इसके बाद कंपनी ने अपनी वेबसाइट से ऐसे आपत्तिजनक प्रोडक्ट्स हटा लिए। देश अपने राष्ट्र और राष्ट्र के झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुरंत इनको ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो सुषमा जी की टिप्पणी सही है, इनको और दिक्कत सरकार की तरफ से होगी। कंपनी के मुताबिक उसने बाकी देशों में भी तिरंगे से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स हटा लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्याकुमारी में रामायण दर्शनम प्रदर्शनी और भारत माता सदनम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमने राम राज्य से प्रेरणा लेते हुए तय किया है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था, तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। इसलिए भगवान राम और उनके राज्य का आकर्षण समय समय पर देश की महान शख्सियतों को अपने तरीके से रामायण की व्याख्या करने के लिए प्रेरित करता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राम भारत की रग रग में है और उनका शासनकाल आज भी हमें प्रेरणा देता है। श्री राम भारत के रग रग में है।
जन जन के मन मन में है। जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। बाबा रामदेव ने आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में 1 लाख लोगों के साथ सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया। रामदेव के साथ 1 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी किया। 10 लाख पुशअप एक साथ यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई, उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और इसके साथ साथ मेडिटेशन एक साथ करने का और सर्वांगासन, हलासन एक साथ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना है। इस मौके पर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी मौजूद थे। बाबा रामदेव और हरभजन सिंह ने एक दूसरे से पंजा भी लड़ाया। वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल 12 लाख मौतें हो रही हैं। ग्रीन पीस इंडिया ने रिपोर्ट जारी कर वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली को पूरे देश में पहले नंबर पर बताया। 168 शहरों से आरटीआई के तहत प्रदूषण की जानकारी जुटाई गई, जिसके मुताबिक 2015 के दौरान दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 का औसत लेवल 268 दर्ज किया गया, जबकि इसका सामान्य स्तर 100 माना जाता है। देश में कोई भी शहर WHO की ओर से तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी इंतजाम का दावा किया है। पॉल्यूशन के जितने मेजर्स दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए थे उन पर सब हम अमल कर रहे हैं। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश में वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा तंबाकू की वजह से होने वाली मौतों के बराबर पहुंच चुका है। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आज मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। लोधी रोड में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा के नारनौल में -0.5 डिग्री, पंजाब के आदमपुर में -0.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पटना में सीजन का सबसे कम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी।